नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि AFO का पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री यूट्यूब पर हम चलाएंगे, उसका आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत कर रहे हैं हम सोइल साइंस से। सोइल साइंस सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मैंने पोल भी डाला था जिसमें सोइल साइंस, एग्रोनॉमी और जनरल एग्रीकल्चर के जो परसेंटेज ज़्यादा थे उसमें मैंने सोइल साइंस को चूज़ किया, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर में शाम को MPRU की एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। शुरुआत हम सोइल साइंस से करेंगे और बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। आज पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और चीज़ें इसमें अलग से सोच के रखी वो ऐड करूँगा, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊँगा। तो आज हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं क्या, सोइल साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे सारा कि होता क्या है सोइल साइंस। चलो, सोइल साइंस का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ सोइल, मृदा का अध्ययन करना सोइल साइंस कहलाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये सोइल जो है, ये सोइल क्या है। ठीक, सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि सोइल वर्ड कहाँ से आया है। ठीक है, जनरली क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में यही पूछ लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन कि कौन सा वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है, यही बेसिक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे जनरली हम पढ़ते हैं कि जिन भी वर्ड के पीछे कल्चर लगा होता है, वो लैटिन वर्ड होता है। ठीक है, और जिन भी वर्ड के पीछे लॉजी या नोमी लगा हुआ होता है वो वर्ड जनरली क्या होता है, ग्रीक होता है। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा है। ठीक है, और कब से पढ़ते हुए आ रही है चीज़ें। लेकिन सोइल में ना तो ऐसी कोई कंडीशंस यहाँ पे दिख रही है कि कल्चर लगा है या लॉजी या नोमी लगा है, सिंपल सा सोइल वर्ड है। तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि जो सोइल वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, ये लैटिन वर्ड किससे, सोलम से लिया गया है। लेकिन ये याद रखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे तरीका बताता हूँ। अगर बाई चांस कभी आप भूल भी जाओ कि क्या है, तो देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है, एल है। ठीक है, एल, इस एल से आप याद रख सकते हो, एल से लैटिन। ठीक है, लैटिन वर्ड कौन सा, सोलम। कौन सा वर्ड, सोलम से लिया गया है। ठीक है, अभी सोलम के बारे में भी बात करेंगे। सोलम का मतलब क्या होता है, इस सोलम का मतलब होता है फ्लोर। क्या होता है, फ्लोर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, फर्श या ग्राउंड आप बोल दो, इसका मतलब ये होता है। अब जब हम सोइल प्रोफाइल पढ़ते हैं वहाँ पे भी यहाँ का क्या वर्ड पढ़ते हैं, सोलम पढ़ते हैं। सोलम जो अपने आप में क्या होता है, वो A+B होता है। A+B होरिजन होता है। क्या होता है, A+B होरिजन होता है। A+B होरिजन होता है, मतलब कि जो हमारी सोइल प्रोफाइल है जिसमें 5 लेयर होती है, 5 होरिजन होते हैं, उसमें एक A होता है, एक B होता है। सबसे ऊपर O होता है, ऑर्गेनिक होरिजन जिसको हम बोलते हैं, फिर A होता है, B होता है ना, आपका R होता है और O होता है। इस तरीके से 5 C होता है और R होता है। टोटल 5 आपके क्या होते हैं, सोइल प्रोफाइल के पूरे संस्तर होते हैं या होरिजन होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 5, O, A, B, C और R। तो A और B को मिलाकर हम सोलम बोलते हैं। क्लियर है, इसी को ट्रू सोइल बोला जाता है। ये जो होता है ना सोलम, इस सेंस में, सोइल प्रोफाइल के सेंस में, इसी को यहाँ पर हम ट्रू सोइल भी कहते हैं। किस सेंस में, होरिजन वाले सेंस में इसको ट्रू सोइल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि जो सोइल वर्ड है वो लैटिन वर्ड सोलम से बना है, जिसका मतलब होता है फ्लोर। और सोलम का अगर हम प्रोफाइल के सेंस में देखें तो A+B को हम सोलम बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सोलम क्या होता है, A+B होरिजन। तो A+B होरिजन होता है, वही हमारी ट्रू सोइल होती है, एक्चुअल सोइल होती है। जहाँ पर क्यों, अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर A और B होरिजन ना पूछकर आपसे पूछ सकता है वॉशिंग आउट प्लस वॉशिंग इन, इन दोनों को भी क्या बोलेंगे, सोलम ही बोलेंगे। ए क्या होता है, ए यहाँ पर क्या होता है, वॉशिंग आउट। ए जो है वॉशिंग आउट होता है, ए जो है वॉशिंग इन होरिजन होता है। तो सोलम A+B ना पूछकर वॉशिंग आउट, वॉशिंग इन होरिजन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सोलम बोलते हैं। तो देखो, जहाँ जो चीज़ें लिंक है उसी से लिंक करते हुए पढ़ाते हुए हम चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें बाद में फिर से आएगी, लेकिन अभी लिंक है तो लिंक करते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया। सोइल, लैटिन वर्ड सोलम, जिसका मतलब होता है फ्लोर, और सोलम अपने आप में A+B होरिजन होता है, जिसको हम ट्रू सोइल या वॉशिंग आउट प्लस वॉशिंग इन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर हम सोइल को डिफाइन करने की बात बोलें तो सोइल क्या होता है, हर एक व्यक्ति के लिए इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। मतलब अगर आप किसी एक आम आदमी की बात करें, साधारण व्यक्ति की बात करें, उससे आप पूछो कि भैया ये क्या है, तो वो बोलेगा ये कुछ नहीं है, एक मलबा है, मिट्टी है, गंदगी है, बस इतना सी बात बोलेगा वो। क्योंकि उसके लिए उस सोइल का कोई पर्पज नहीं है कि ये मेरे इस काम की है। वो बोलेगा एक मिट्टी है, मलबा है, बस और कुछ नहीं है, लेमैन के बेसिस पे। ठीक है, मतलब मैं लेमैन की बात करूं तो लेमैन क्या बोलेगा, लेमैन बोलेगा कि ये क्या है, ये डेब्रीज है।
क्या बोलेगा वो कि सोइल क्या है, डेब्रिज है। ठीक है, किसकी बात करेंगे, सोइल की। तो लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोइल क्या है, डेब्रिज है। फिर हम एक माइनिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक, माइनिंग ऑफिसर। अब माइनिंग ऑफिसर जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोइल क्या है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोइल क्या है। तो देखो माइनिंग ऑफिसर, माइनिंग का काम क्या होता है, वो खदानों में खुदाई वगैरह करना, कोयला निकालना, कुछ भी एलिमेंट्स निकालना, ये सारा काम रहता है उनका। सोना चांदी जवाब सब खुदाई करके निकाले जाते हैं, चट्टानें अंदर से निकलती है। तो इनके लिए जो माइनिंग के लिए मेन जो चीज़ होती है वो चट्टान होती है, चट्टान रॉक्स होती है। तो ये इनसे आप पूछोगे भैया ये सोइल, इसके बारे में बताओ ये क्या है, तो वो इस सोइल को क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि ये क्या है, डेब्रिज है। क्या है, डेब्रिज, जो क्या कर रही है, कवरिंग ऑफ रॉक्स। ये एक मलबा है जो रॉक्स को ढके हुए हैं, जो रॉक्स के ऊपर कवर किए हुए हैं, ऐसा ये बोलता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, समझना क्या चीजें क्या है वो हमें समझना चाहिए। मैं आपको 0 to 100% वाला कॉन्सेप्ट पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा है ना, उसको भी चीजें क्लियर होते हुए चलेगी, और जिसने पढ़ा हुआ है उसका और अच्छे से होता जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में रहेगा। तो जो माइनिंग ऑफिसर होते हैं उनके लिए क्या होती है सोइल, उनके लिए होती है कि भैया ये एक मलबा है जो चट्टान को ढका हुआ है, कवर किया हुआ है। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर मान लो कोई सिविल इंजीनियर है, ठीक है, सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर के आप मान लो आप किसी सिविल इंजीनियर को अपने खेत पे सोइल पे फील्ड पे ले जाओगे, बोले कि यार बताए क्या क्या कर सकते हैं इसका, तो उसको बोले कि यार तू यहाँ पे प्लॉट निकाल दे, बिल्डिंग बना ले, अच्छा खासा प्राइस मिल जाएगा, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से क्या है, ये मटेरियल है, सोइल क्या है, एक मटेरियल है जिस पर क्या बनाया जा सकता है, रोड और बिल्डिंग। ठीक है, वो क्या बोलेगा कि एक मटेरियल है जिस पर हम क्या बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं या बिल्डिंग्स वगैरह बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, ये लेमैन का, माइनिंग ऑफिसर का, और किसका, इंजीनियरिंग का। अब बात करते हैं हमारी, ठीक है, बात करते हैं किनकी, हमारी एग्रीकल्चरिस्ट की। एग्रीकल्चरिस्ट की बात करते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट की बात करो या फार्मर की बात करो, है ना। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोइल क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोइल क्या है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोइल क्या है, सोइल क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट ग्रोथ। क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए एक प्राकृतिक आवास स्थान। ठीक है, क्या है ये, प्लांट की ग्रोथ के लिए एक प्राकृतिक आवास स्थान है, आपके, हमारे और जो हमारे किसान हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब किसान के लिए तो ये सब कुछ है सोइल, क्यों, इसके बिना वो प्लांट नहीं उगा सकता, अपनी क्रॉप नहीं लगा सकता, क्रॉप से प्रोडक्शन नहीं ले सकता, और क्रॉप से प्रोडक्शन नहीं लेगा तो उसका घर परिवार सब कुछ कैसे चलेगा। तो ये क्या है सोइल, एक फार्मर के लिए, एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए या एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, ये एक प्राकृतिक निवास, क्या है, आवास है, जहां पर प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है, जहां पर हम प्लांट उगाते हैं, जहां पर हम क्रॉप लगाते हैं। क्लियर है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां से अगर जनरल सेंस में अगर सोइल को डिफाइन करूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर सोइल को डिफाइन करूं, डेफिनेशन अगर दूं तो क्या हो जाएगा, यहां हम बोलेंगे कि सोइल क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट है, मतलब सोइल क्या है, इट इज ए नेचुरल बॉडी। ये क्या होगी, क्या होगी सोइल, एक नेचुरल बॉडी। सोइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी है। ठीक, सोइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी है। अब नेचुरल बॉडी है क्यों, क्योंकि ये किससे बनी हुई है, मेड अप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर से ये बनी हुई है, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है। अब ये मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आए, तो याद रखना ये किससे आए, ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स की वेदरिंग से ही क्या बनते हैं, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स बनता है, और वही क्या होती है हमारे, वही जो होती है सबसे ऊपर लेयर जो होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, सोइल, है ना। सोइल बनती किससे है, रॉक की वेदरिंग से बनती है। जब रॉक से, चट्टानों की वेदरिंग होती है उसी से सोइल बनती है। तो सोइल के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, और यही मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स क्या करते हैं, हेल्प टू ग्रोइंग प्लांट। क्या करते हैं, हेल्प टू ग्रोइंग प्लांट, प्लांट की ग्रोइंग में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक,
और इस मिनरल्स और इन ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, इन मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ही क्या होता है, जो सरफेस सोइल होती है, जो सरफेस सोइल होती है हमारी, वो लूज होती है, लूज सोइल होती है। क्या होती है? लूज होती है। क्यों होती है लूज? इसके बारे में अभी पूरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी जो कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर टू दैट हेल्प टू ग्रोइंग प्लांट। ये एक नेचुरल बॉडी है जो मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से बनी है। मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर कैसे बने हैं? तो वो वेदरिंग, रॉक्स, चट्टानों की वेदरिंग से बने हैं। और ये क्या करता है, ये जो सोइल है हमारी नेचुरल बॉडी है, ये प्लांट की ग्रोइंग में सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। और इसी वजह से जो ऊपर वाली लेयर होती है हमारी ए और बी ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं, वो लूज सरफेस होती है। अब मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ कि अभी मैंने बात की यहाँ पे सरफेस सोइल की, तो दो कैटेगरीज होती है। एक होती है हमारी सरफेस सोइल, एक होती है सरफेस सोइल, और सेकेंड आप बोलोगे सब सरफेस सोइल। सब सरफेस सोइल, दो तरह की कैटेगरीज हमने यहाँ पर देखी है। ठीक है, दो तरह की कैटेगरीज है, सरफेस सोइल और सब सरफेस सोइल। क्लियर? ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है? ठीक, अब देखो यहाँ पे सरफेस सोइल का मतलब क्या है? सरफेस सोइल का मतलब क्या है? यहाँ पे सरफेस सोइल और सब सरफेस सोइल। सरफेस सोइल का मतलब कि जो 0 से लेके 15 सेंटीमीटर डेप्थ की जो सोइल है उसको हम बोलते हैं सरफेस सोइल। याद रखना, फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 से लेके 15 सेंटीमीटर की जो डेप्थ की सोइल होती है उसको हम सरफेस सोइल बोलते हैं। और जो हमने बोला ना ये कि जिसमें मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी या हेल्प करती है प्लांट की ग्रोथ में, और वो सरफेस लूज होती है, वो यही सरफेस सोइल होती है। 0 से 15 सेंटीमीटर की जो सोइल होती है उसी में हम क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं। और इसी के अंदर सारे क्या होते हैं, वो आप जो भी बोलोगे इसके अंदर मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। 0 से 15 सेंटीमीटर ही क्यों लिया? क्योंकि जो एक्चुअल आइडियल डेप्थ जो होती है प्लोइंग की या कल्टीवेशन की, वो 0 से 15 सेंटीमीटर होती है। क्रेडा ने अलग अलग, क्रेडा जो हैदराबाद में हमारा इंस्टीट्यूट, उसने अलग अलग कैटेगरीज दी हैं। स्मॉल 5 से 10 होगा, जिसे 15 से 20 मीडियम होगा, और जो है 20 से 30 जो होगा वो डीप में प्लोइंग होगी। इस तरीके से क्लासीफाई किया है, सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है फरो स्लाइस। 0 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ की जो सोइल होती है इसी को बोलते हैं फरो स्लाइस। क्या बोला जाता है? फरो स्लाइस इसको बोला जाता है। फरो स्लाइस क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर मान लो आप 1 हेक्टेयर की, ठीक है, 1 हेक्टेयर की सोइल का क्या लोगे? वेट। 1 हेक्टेयर जो सोइल है, 1 हेक्टेयर की सोइल का वेट कितनी? 0 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ में जो वेट होता है वो कितना होता है? 2 × 2 5 × 10⁻6 kg। ठीक है, अगर आपका खेत है 1 हेक्टेयर का तो उसमें 0 से 15 सेंटीमीटर की डेप्थ, उसी को हम फरो स्लाइस बोलते हैं। मतलब जब आप कल्टीवेट करते हो तो जो स्लाइस निकलती है फरो से जो मिट्टी पलट के बाहर आती है, फरो से जो मिट्टी पलट के बाहर आती है वो, तो 0 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ में 1 सेंटीमीटर सोइल का जो आप वेट करोगे तो वो 2.25 × 10⁻6 kg होता है। तो इसी को हम बोलते हैं सरफेस सोइल। और सब सरफेस क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर डेप्थ। इसमें आप जाओगे तो ये डीप सोइल, या आप क्या बोलोगे इसको? सब सरफेस सोइल आप बोलोगे। सेकेंड पॉइंट, जो सरफेस सोइल होती है, मैंने क्या बोला, वो लूज होती है, लूज। और ये क्या होती है? हार्ड होती है। समझना इससे लूज और हार्ड का कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, और यहाँ पर हम मैनिपुलेशन भी करते हैं, कल्टीवेशन भी करते हैं, तो ये सरफेस लूज होती है और ये अंदर वाली हार्ड होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? पोर स्पेस ज़्यादा होंगे, या पोरोसिटी या पोर्स, छिद्र है, रंध्र जो है वो ज़्यादा होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? मैं ऐसा एरो बना देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा होंगे। और यहाँ पर आप बात करोगे पोर्स की तो वो कम होते हैं, क्योंकि हार्ड सोइल होती है, पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बात करोगे तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, हमने पढ़ाई है, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर हार्ड सोइल, नीचे जो हार्ड सोइल हुए वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर कम होते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन ही नहीं होता, कल्टीवेशन नहीं होता वहाँ पर नीचे। ठीक है, यहाँ पर आप बात करोगे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर आप बात करोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है
वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि हार्ड सोइल है, ठीक है। हार्ड सोइल में वैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम ही मिलेंगे, जहाँ पर जो अपनी जो सोइल लूज है, जहाँ पर पार्टिकल्स थोड़े से बिखरे हुए हैं, सोइल बिखरी हुई है, वो मैनिपुलेशन होता है, वहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं, टिलेज करते हैं, तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? तो यहाँ पर हम क्या, एयर का मूवमेंट होता है, यहाँ पर एयर का मूवमेंट होता है ज़्यादा, यहाँ पर एयर का मूवमेंट कम होता है, ठीक है। यहाँ पर एयर का मूवमेंट जो है वो कम होता है। अब एयर का मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आता है कि जो गैसों का एक्सचेंज है, जो गैसेस होती है सोइल के अंदर, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी सारी होती है, वो उनका एक्सचेंज है, वो भी क्या होता है, आसानी से होता है। मतलब एयर मूवमेंट हो रहा है तो एयर के साथ गैसों का एक्सचेंज भी होगा, गैस भी आपस में क्या होगी, यहाँ पर एक्सचेंज होगी। लेकिन यहाँ पर एयर का मूवमेंट कम है तो गैसें भी आपस में एक्सचेंज कम होती, इसलिए ये वाली जो है बेस्ट मानी जाती है, मतलब एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोइल बोलते हैं। चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था जब मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ जब भी पढ़ाऊंगा आपको कुछ नई चीज़ें या नए तरीके से हम यहाँ पर चीज़ें को आगे लेके चलेंगे। तो ये हमने समझा सॉइल और सबसरफेस सॉइल को कि कैसे क्या इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट ने जो है क्या दी है, डेफिनेशन दी है। साइंटिस्ट ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू व्हिटनी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हिटनी। व्हिटनी के अकॉर्डिंग, या व्हिटनी ने ये जो डेफिनेशन दी है कब दी है, तो 1892, ईयर कभी नहीं पूछा जाता, फिर भी लिख लो, ठीक है, लिख लो। मेरे साथ साथ आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स हालांकि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, बट ये शॉर्ट तरीका ज़्यादा अच्छा होता है रिवाइज करने के लिए। 1 या 2 पेज में आपके नोट्स बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू व्हिटनी क्या है, इन्होंने क्या बोला कि सोइल क्या है, एक न्यूट्रेंट बीन है। इन्होंने सोइल को क्या बोला, इन्होंने सोइल बोला कि सोइल क्या है, एक न्यूट्रेंट बीन है। क्या बोला, न्यूट्रेंट बीन। इनने सोइल को क्या बोला, न्यूट्रेंट बीन। न्यूट्रेंट बीन मतलब क्या होता है, पोषक तत्वों का थैला, पोषक तत्वों का बक्सा या पोषक तत्वों का थैला। मतलब ये क्या करेगा, ये सप्लाई करता है, सप्लाइज ऑल दी न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। इसको क्यों बोला गया है न्यूट्रिएंट बीन, सोइल को क्या बोला गया है, पोषक तत्वों का बक्सा इसलिए बोला गया है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है वो सोइल सप्लाई करती है, ठीक है। इसलिए व्हिटनी ने इसको क्या बोला, न्यूट्रिएंट बीन बोला, ठीक है। एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको बीन ऑफ न्यूट्रिएंट बोला, वो है जेबी लिबिक। जेबी लिबिक जिन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम बोला था, जिनको हम सॉइल केमिस्ट्री के फादर बोलते हैं। तो इन्होंने न्यूट्रिएंट बीन बोला, उन्होंने क्या बोला था, बीन ऑफ न्यूट्रिएंट। याद रखना, थोड़ा सा चेंज कर दिया, न्यूट्रिएंट बीन बोलो या बीन ऑफ न्यूट्रिएंट, मैं लिखवा दूंगा उसको भी, ठीक है। यहीं पे लिख लो ऐसा कुछ, बीन ऑफ न्यूट्रिएंट। बीन ऑफ न्यूट्रिएंट बोला किसने, जेबी लिबिक ने, जेबी लिबिक ने, ठीक है। बीन ऑफ न्यूट्रिएंट बोला, ठीक, जेबी लिबिक ने बोला। दूसरे जो साइंटिस्ट हुए जिनकी हम बात करें वो है हमारे डॉकुचेव। डॉकुचेव साहब, इन्होंने डेफिनेशन 1900 में दी। डॉकुचेव साहब का पूरा नाम वीवी है, इनको वेस्लीविच डॉकुचेव बोला जाता है। अब इन्होंने जो डेफिनेशन दी, इन्होंने क्या बोला कि सोइल जो वो क्या है, एक नेचुरल, सोइल जो है वो क्या है, नेचुरल बॉडी है। इन्होंने क्या बोला, सोइल को नेचुरल बॉडी बोला, जो किससे बनी हुई होती है, जो कंसिस्ट ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है। जो डेफिनेशन हमने समझी थी वो डॉकुचेव के अकॉर्डिंग थी कि एक नेचुरल बॉडी है जो मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से बनी है, जो क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट करती है। इसका जो जेनेसिस है, जो इसका जेनेसिस मतलब इसको उत्पत्ति है, वो हमेशा से सेम रहता है, ठीक है। ये डॉकुचेव साहब ने बोला। और डॉकुचेव साहब के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। वो क्या है कि इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सोइल साइंस, फादर ऑफ सोइल साइंस इनको बोला जाता है, ठीक है। इनको और क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पेडोलॉजी भी इनको कहते हैं,
पेडोलॉजी भी इनको कहते हैं, यह सब जानते हैं। अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ये क्वेश्चन है कि फादर ऑफ सोइल साइंस पूछा जाए तो डाकुचेप। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस कौन है तो फिर क्या होगा? ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस कौन है? तो ये आपको मैं बता दूं, फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस, इसको कहाँ लिखोगे? यहाँ लिख लो, फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस। फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस है वो कौन है? वो है W. लेथर। ठीक है, W. लेथर जो है वो इंडियन सोइल साइंस के फादर है। ठीक है, इसको याद रखना, इंडियन सोइल साइंस के फादर कौन है? फादर जो है इंडियन सोइल साइंस के वो है W. लेथर, जो है इंडियन सोइल साइंस के फादर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नंबर 3 साइंटिस्ट पे चलते हैं, नंबर 3, और वो है जोफे। जोफे, इन्होंने 1936 में डेफिनेशन दी। मैंने क्रोनोलॉजिकल लिया है, सीक्वेंस में है ना, 1800 से चालू हुआ, फिर 1936, उसके बाद आगे चलेंगे। इन्होंने भी क्या बोला? इन्होंने भी सोइल को क्या बोला? नेचुरल बॉडी बोला। क्या बोला? कि सोइल जो है वो नेचुरल बॉडी है। किसने? जोफे ने। और इन्होंने यही बोला कि ये बनी हुई होती है मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो डाकुचेव साहब ने बोला। इन्होंने एज इट इज उसको कॉपी मार दिया। लेकिन इन्होंने एक पॉइंट और जोड़ा, प्लस। क्या इन्होंने जोड़ा? कि जो डिफरेंशिएट होती है, डिफरेंशिएट इनटू हॉरिजन, हॉरिजन्स। ठीक है, इन्होंने एक पॉइंट और क्या जोड़ दिया कि जो क्या होती है, विभिन्न संस्तरों में बटी हुई होती है। हमने पढ़ा है ना, ये हमारे संस्तर होते हैं, O हॉरिजन, A हॉरिजन, B हॉरिजन, C हॉरिजन और R हॉरिजन, बेड रॉक हॉरिजन। तो विभिन्न संस्तरों में बटी होती है। ये जोफे साहब ने यहाँ पे एक पॉइंट और कर दिया, किसके? डाकुचेव साहब की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, नंबर 4 की हम बात करें तो यहाँ पर है हमारे जेनी साहब। ये साइंटिस्ट फिर आएंगे जब हम सॉइल फार्मिंग फैक्टर पढ़ेंगे, तो इन्होंने कुछ इक्वेशंस दी है, उनको भी हमें पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल 0 टू हीरो वाली बैच दे रहा हूँ, 0 टू हीरो वाला कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो जेनी साहब की बात करें तो जेनी ने क्या बोला? इन्होंने भी बोला ये क्या है? एक नेचुरल अकरिंग बॉडी है, नेचुरल अकरिंग बॉडी है। मतलब इन्होंने भी नेचुरल बॉडी ही बोला, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? नेचुरल बॉडी तो है ही, इन्होंने बोला कि जो पेरेंट मटेरियल है हमारा सॉइल का पेरेंट मटेरियल क्या है? रॉक। इस पेरेंट मटेरियल के ऊपर, मतलब रॉक के ऊपर, जो क्लाइमेट और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे जो सूक्ष्म जीव है, जीवित सूक्ष्म जीव है या जीव है, उनके इफेक्ट की वजह से, ठीक है, हमने ये वेदरिंग में हम पढ़ते भी हैं, अलग अलग फैक्टर्स पढ़ते हैं, उन फैक्टर की वजह से वेदरिंग होती है। तो जो पेरेंट मटेरियल है उनके ऊपर क्लाइमेट और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके इफेक्ट की वजह से, उनके प्रभाव की वजह से ये सॉइल बनी है। ये जेनी साहब ने बोला। क्या बोला? कि एक नेचुरल अकरिंग बॉडी है जो किससे बनी है? कंबाइन इफेक्ट ऑफ किसका? क्लाइमेट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्टिंग ऑन पेरेंट मटेरियल। ठीक है, पेरेंट मटेरियल मतलब रॉक्स के ऊपर इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट पड़ा, किसका? क्लाइमेट का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसकी वजह से एक नेचुरल बॉडी बनी जिसको हमने सॉइल बोला है। ठीक है, ये जेनी साहब ने बोला है। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, इतना मैं समझ सकता हूं, या मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर चीजें समझ में आ रही हो ना बेटा, तो कमेंट्स में मुझे बता देना कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ रहा है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या समझ ली? डेफिनेशंस को यहाँ पर समझ ली। क्लियर है? अब बात करते हैं, सोइल को बोला जाता है कि सोइल जो है वो क्या है? 3 डायमेंशन है, 3D है, 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है? कि यहाँ पर क्या होता है? इसकी लेंथ भी होती है, इसकी ब्रेथ भी होती है, और इसकी क्या होती है? विड्थ भी होती है। ठीक है, लेंथ भी होती है सोइल की। देखो, हम इसको डिफरेंट हॉरिजन में पढ़ते हैं सोइल, ये आप लेंथ भी बोल सकते हो, इसकी इधर विड्थ भी बोल सकते हो, और अलग अलग संस्तर हम बोलते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ, ठीक है, ये हो जाएगी लेंथ, और ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ। 3 तरीके से हम पढ़ते हैं। गहराई भी पढ़ते हैं सोइल की, क्यों? क्योंकि हमें नीचे सोइल की क्या होती है? रूट्स जो होती है, हम प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो नीचे सोइल्स में होते हैं, तो हम इसमें इसकी डेप्थ भी पढ़ते हैं, इसकी विड्थ भी पढ़ते हैं, और इसकी लेंथ भी पढ़ते हैं।
तो ये 3 डायमेंशन होती है। लेकिन अगर आपसे लैंड की बात कर दे, ठीक है, सिर्फ भूमि की अगर बात कर दे, तो भूमि सिर्फ 2D होती है, याद रखना। इसमें सिर्फ लेंथ होती है और क्या होती है, सॉरी विड्थ मत करो यार, डेप्थ करो। ब्रेथ और विड्थ का मतलब तो एक ही हो जाएगा। विड्थ लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, ठीक है, ये डेप्थ होगी और ब्रेथ होगी, लेंथ होगी, डेप्थ होगी। तो लैंड की सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, इसकी गहराई नहीं होती। मतलब कि अगर आप जनरल सेंस में अगर बाहर जाके देखोगे, अभी घर के बाहर या आप जहाँ भी आप बैठो बाहर जाके देखोगे, तो आपको क्या दिखेगी, भूमि, लैंड दिखेगी, सोइल नहीं। जहाँ पर मकान बने हुए हैं, किसी का घर बना हुआ है, रोड बना हुआ है, वो लैंड है, क्योंकि वहाँ पे 2 ही डायमेंशन दिखेंगे आपको, लेंथ दिखेगा और उसकी लंबाई दिखेगी, चौड़ाई दिखेगी। लेकिन जब आप फील्ड को देखोगे जहाँ पर क्रॉप है, तो वहाँ पर क्रॉप है मतलब उसकी रूट्स अंदर जा रही है, मतलब उसकी गहराई भी है, उसकी लंबाई भी है, उसकी चौड़ाई भी है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है। कभी पूछ ले कि सोइल जो है वो 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें कंपोजिशन ऑफ सॉइल। क्या बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। किस बेसिस पर, वॉल्यूम बेसिस पर, ठीक है, वॉल्यूम बेसिस पर सॉइल का कंपोजिशन क्या है। ठीक, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो इसमें होता है मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर, ठीक है। वॉल्यूम बेसिस पर 4 कैटेगरीज है यहाँ पर। सॉइल का कंपोजिशन जो है 4 कैटेगरी है यहाँ पर। मिनरल कितने होते हैं, लगभग 45% आपको मिलेंगे मिनरल, 5% आपको मिलेगा ऑर्गेनिक मैटर, 25% आपको मिलेगा क्या, वाटर, और 25% एयर। ये प्लस माइनस हो सकता है, मैं अभी बता दूं, ये प्लस माइनस हो सकता है, ये प्लस माइनस हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर मतलब वाटर बढ़ गया तो एयर कम, एयर बढ़ गया तो वाटर कम, ये हो सकता है, लेकिन ये दोनों फिक्स है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर में भी आप इसको और क्लासीफाई करोगे तो 10% में रूट्स आ जाती है, मतलब इसके जो डेब्रिस वगैरह रहते हैं वो 10% में आप क्या ले सकते हो, इसमें 10% रूट्स आती है, 10% और 80% इसमें ह्यूमस होता है। क्या होता है, ह्यूमस होता है। और 10% इसमें होते हैं ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिक मैटर बनाने का काम करते हैं। देखो इसके हमने 3 पार्ट्स क्यों डिवाइड किए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बनेगा कैसे, है ना, ऑर्गेनिक मैटर बनेगा कैसे। तो ऑर्गेनिक मैटर इस 5% को मैं 100% मान के देख रहा हूँ यहाँ पे। 10% रूट्स, 10% ऑर्गेनिज्म और 80% इसमें क्या होता है, ह्यूमस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो पिछले लेक्चर से जब भी लिया होगा सॉइल साइंस से, उससे एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है। वाटर 25%। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसको समझो। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेशियो ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन सोइल कंपोजिशन, सोइल कंपोजिशन, ठीक है, सोइल कंपोजिशन, ठीक है, सोइल कंपोजिशन इन वॉल्यूम बेसिस, इन वॉल्यूम बेसिस। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और ये पूछा जाता है कि सॉलिड का और लिक्विड का रेशियो क्या होता है सोइल कंपोजिशन में वॉल्यूम बेसिस पर। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सॉलिड पार्ट है ना, ये सॉलिड पार्ट है, ये हमारा लिक्विड पार्ट है और ये हमारा कौन सा गैसियस पार्ट है या एयर वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है, सॉलिड और लिक्विड का रेशियो। सॉलिड कितना है, एक और 2 पार्ट, मतलब कितना है सॉलिड यहाँ पर है आपका 50%, सॉलिड पार्ट कितना है 50%, लिक्विड पार्ट कितना है 25% और गैसियस पार्ट कितना है 25%। अगर आप इसका रेशियो बनाओगे तो 50% आपका क्या है सॉलिड पार्ट और 25% आपका लिक्विड पार्ट है, तो 25 दून 50 मतलब 2:1 आपका रेशियो बनेगा सॉलिड और लिक्विड का। सॉलिड और लिक्विड का रेशियो क्या बनेगा 2:1, ठीक है। मतलब मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करूँ ये 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करूँ 1 हो जाएगा, 25 का भाग दे देंगे तीनों में, तो सॉलिड और लिक्विड का रेशियो आएगा तो 2:3। और आपसे ये पूछ लिया जाए इसी के अंदर कि सॉलिड और लिक्विड और गैसियस तीनों का रेशियो क्या होगा, तो अभी हमने बताया इसका 2 50% होता है, इसका 1 25%, इसका 1 25%, 2:1:1 क्या होगा, इनका रेशियो होगा। क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। देखो पढ़ना ऐसे
कि किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्वेश्चन सब बनना चाहिए, ठीक है। किसी भी एग्जाम में पूछ ले, क्वेश्चन सब बनना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, ये वाली पीडीएफ में डाल दूंगा। अब मैं बात करता हूँ इंटीरियर ऑफ अर्थ क्रस्ट। इंटीरियर ऑफ अर्थ का जो है आंतरिक भाग हम देखने वाले हैं। तो इसके आंतरिक भाग में 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है क्रस्ट, जिसको भूपट्टी बोलते हैं। एक होता है मेंटल, ठीक है, क्या होता है, एक पार्ट होता है मेंटल, और तीसरा पार्ट होता है कोर, ठीक। अब यहाँ पर समझते हैं इसको, तीनों पार्ट को यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट है, ये है मेंटल, और ये वाला जो दोनों है, ये है अपना कोर। इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये आउटर कोर है, सॉरी इनर कोर है ये, और ये आउटर कोर है, ठीक है। इनर कोर और आउटर कोर। देखो समझते हैं इसमें क्या है चीज़ है। क्रस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्रस्ट की बात करूं, तो ये पूरी भूपट्टिका मतलब पूरी पृथ्वी का केवल 1% भाग है। याद रखना, पूरी पृथ्वी का केवल 1% भाग पर क्या है, क्रस्ट है। इसकी गहराई देखोगे तो 10 से 20 मील तक मिलेगी आपको, और ये लगभग 5 से लेकर 70 किलोमीटर तक आपस में चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके 2 सब जोन है, इसके 2 क्या है, सब जोन है। समझना दोनों की, क्वेश्चन जो बनेगा वो यहीं से बनेगा। हालांकि क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है इस पार्ट से, लेकिन फिर भी पढ़ लो, ठीक है। पढ़ो ऐसे कि हर एक एग्जाम की तैयारी हो जाए। काम करना है सब्जेक्ट पे, ना कि पर्टिकुलर एग्जाम पे। अब यहाँ पे सियाल और सीमा 2 सब जोन है इसके। सियाल में मतलब क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा CI + AI। यहाँ पर ये होता है सिलिका, और ये होता है हमारा क्या, एल्यूमिनियम, ठीक है। सियाल और AL मतलब एल्यूमिनियम। तो ये जो सब जोन है, इसके अंदर सिलिका जो है वो लगभग 65 to 75% मिलता है, ठीक है। और सीमा का अगर आप मतलब देखोगे तो यहाँ पर SI का मतलब तो हो जाएगा सिलिका, SI का मतलब क्या होगा, सिलिका, और MA का मतलब होगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, M का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। तो ये क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट मैंने बोला पूरी भूपट्टिका 1%, पूरी पृथ्वी का 1% होता है। 10 से 20 मील गहराई तक इसकी होती है। लगभग 5 से लेकर 70 किलोमीटर के आसपास ये क्या होता है, आपस में चेंज होता रहता है। 2 सब जोन है, सियाल और सीमा, यही इंपॉर्टेंट है। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका लगभग 65 to 75%, सीमा जो होता है ये हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, ये होमोजीनियस मिक्सर होता है। पर्वतों के नीचे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। समुद्र के नीचे जो पहाड़ आपको मिलेंगे या पर्वत मिलेंगे, उनके नीचे सबसे ज़्यादा ये मिलता है आपको, महाद्वीपों के आसपास। मेंटल की बात करते हैं तो ये सॉलिड टू सेमी सॉलिड लेयर होती है, सॉलिड टू सेमी सॉलिड लेयर होती है, ठीक। ये इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी जो थिकनेस है लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास इसकी थिकनेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3700 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। बस इतना ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया किसी एग्जाम में, लेकिन छोड़ना नहीं है कुछ भी हमें। फिर बात करते हैं कोर की। कोर की बात करो तो ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है किसकी, पृथ्वी की। पृथ्वी का सबसे अंदर वाला भाग है ये इनर मोस्ट लेयर। इसकी जो थिकनेस है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 4300 डिग्री सेल्सियस। और इसके अंदर मेन जो है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसके अंदर होता है मोल्टन मटेरियल। मोल्टन मटेरियल का मतलब है जो पिघलता है, लावा है ना, वो इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है निकेल और एक होता है आयरन, ठीक है। निकल और आयरन यहाँ पर पाया जाता है। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो उसमें आप चुंबक वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ते हो ना भूचुंबकीय तत्व। तो भूचुंबकीय तत्व क्या होते हैं, जो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र में भूचुंबकीय तत्व होते कौन है, तो भाई ये निकेल और आयरन ही होते हैं जो चुंबकत्व का काम करते हैं, जो जिसके अंदर चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा हम फिजिक्स में पढ़ते भी हैं। तो ये इनर मोस्ट, यह जो है इंटीरियर पार्ट हो गया, पृथ्वी का आंतरिक भाग हो गया। अब हम पृथ्वी की जो है क्या बात करते हैं, एक्सटीरियर पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर पार्ट की बात करते हैं। एक्सटीरियर
पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। अब एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ में क्या है, तीन चीजें हैं। एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ में आपको मिलेगा क्या, सॉलिड पार्ट, पृथ्वी के ऊपर आपको क्या मिलेगा, सॉलिड पार्ट मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, लिक्विड पार्ट मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, गैसियस पार्ट मिलेगा, ठीक है। लिक्विड पार्ट को हम पृथ्वी के ऊपर क्या बोलते हैं, लैंड, लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वाटर, और गैसियस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, एयर, ठीक है। अगर इसको हम और इसमें जाएं, ठीक है, इन मेट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिथोस्फीयर। क्या हो जाएगा, लिथोस्फीयर, मतलब जहां पर हम सॉलिड पार्ट या लैंड की स्टडी करते हैं। ये हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर। और जो इन तीनों के अलावा एक और आपने पढ़ा होगा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो होता है, बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर का मतलब होता है कि जैसे कि पक्षी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जो पृथ्वी के ऊपर हैं, पृथ्वी के ऊपर हैं। जैसे ये तो हो गया सॉलिड पार्ट मतलब लैंड, लिक्विड पार्ट मतलब वाटर, गैसियस पार्ट मतलब एटमॉस्फेयर हो गया। इसके अलावा और क्या चीज़ है पृथ्वी, इसके हमारे आसपास, इसके अलावा पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हम लोग हैं, ऊपर पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो ये सब किस में आ जाते हैं, बायोस्फीयर के अंदर आ जाते हैं, ठीक। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, मतलब इन तीनों को कवर करता है वो, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर पार्ट हो गया पृथ्वी का। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट किस पे, बाय वेट बेसिस पे, याद रखना, किस पे, वेट बेसिस पे बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड है यहाँ पे। एक इसमें जो देखो, पहली चीज मैं बता दूं, इसके अंदर जो है बहुत सारे तत्व, एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो धातुज होती हैं, लेकिन कुल मिला के 7-8 तत्व ऐसे हैं जो पूरे 99% अर्थ क्रस्ट बना देते हैं। मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पर जो होता है, मैं बात करता हूँ नॉन मेटल, नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की बात करते हैं, या जो तत्व की बात करते हैं, जो भी है कंपोजिशन की बात करते हैं। तो इसमें दो चीज़ आती है, एक आएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है, एक आएगा आपका सिलिका, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में देखोगे आप, तो ऑक्सीजन जो है लगभग 46.60% के आसपास आपको मिलेगी। 47 भी लिखा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सिलिका आपको मिलेगा 27.72%। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों ही मिलकर कितना पार्ट बना रहे हैं, लगभग 74.32%। 72.32% मतलब 100% का देखो तो 75%, मतलब 75% का आप देखोगे तो ये लगभग कितना हो रहा है, ये लगभग 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट का ये बना रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं मेटालिक की। मेटालिक में क्या चीज आएंगी, मेटालिक में सारे क्या आते हैं, हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सबसे पहले आएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद आपका आ जाएगा आयरन, आयरन के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आ जाएगा आपका सोडियम, सोडियम के बाद आता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आएगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अलावा भी और भी बहुत सारे चस्ट है अदर्स, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी इनकी नहीं है। एल्यूमिनियम जो है लगभग अर्थ क्रस्ट में 8.13%, आयरन आपको मिलेगा 5%, कैल्शियम आपको मिलेगा 3.63%, सोडियम आपको मिलेगा 2.83%, पोटेशियम मिलेगा 2.59% और मैग्नीशियम मिलेगा 2.09% और बाकी सारे अदर्स में आ जाएंगे। अब देखो ये जो मिलकर कितना पार्ट बना रहे हैं, लगभग 1/4 पार्ट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इन सब को जोड़ोगे, कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट मेटालिक है, 2 एलिमेंट ये है, इन सबको जोड़ोगे तो ये 99% पार्ट कवर कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट का। 74.32 ये है, इन सबको जोड़ोगे तो ये लगभग 23-24% आसपास ये बन जाएगा। तो ये दोनों मिलकर मतलब टोटल 8 एलिमेंट मिलकर पूरी भू प्रॉपर्टी का अर्थ क्रस्ट का 99% भाग बनाते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर जो हमारी भू प्रॉपर्टी है, अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में जो 8 एलिमेंट है या जो 8 जो हमारे एलिमेंट्स बोल सको या इनको तत्व जो भी बोलो एलिमेंट्स हैं, ये 99% भू प्रॉपर्टी का भाग बनाते हैं। मतलब ये सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं।
क्लियर है? ये हमारा हो गया यहाँ पर अर्थक्रस्ट। और कुछ पार्ट छूटता है? हाँ, अब हम बात करते हैं ब्रांचेस की, ब्रांचेस ऑफ सोइल साइंस, ब्रांचेस ऑफ सोइल साइंस। दो ब्रांच है इसमें मेनली, ठीक है? क्या? एक आप देखोगे क्या, पेडोलॉजी, और सेकंड आप देखोगे इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी, दोनों लॉजी लगा हुआ, मतलब ये दोनों क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है? समझ लेते हैं क्या है ग्रीक वर्ड में। ये बना है किससे? पेडोन प्लस लोगोस से, ठीक है? और ये बना है किससे? इडेफोस प्लस लोगोस से। मतलब क्या होता है समझो, मतलब इसका पेडोन का मतलब भी होता है सोइल, और इडेफोस का मतलब भी होता है सोइल, ठीक है? सोइल बोलो या ग्राउंड बोलो, सोइल बोलो या अर्थ बोलो, ठीक है? या सोइल बोलो या ग्राउंड बोलो, एक ही बात है। अब ये देखो, पेडोलॉजी में हम क्या करते हैं, ये भी क्या है, नेचुरल बॉडी है, नेचुरल बॉडी है। इसके हम स्टडी क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। मतलब हम यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से प्रकार की सोइल है, वर्गीकरण उसका पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, मतलब उसकी डिटेल स्टडी पढ़ते हैं, ठीक है? कौन सी सोइल पे हम जो है घर बना सकते हैं, कौन सी सोइल पे रोड बन सकता है, चेक करते हैं ना पहले, रोड बनाने से पहले, मकान बनाने से पहले। ऐसा तो नहीं दलदली जमीन है, पता चला रोड धस जाएगा, मकान धस जाएगा, बिल्डिंग धस जाएगी। तो पूरी स्टडी जो करते हैं वो पेडोलॉजी के अंदर आती है ना? जैसे हाईवे, एग्जाम्पल क्या है, हाईवे कंस्ट्रक्शन हो गया, हाईवे हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग्स हो गया। यहाँ पर जो है स्टडी जो होती है सोइल की वो पेडोलॉजी के अंदर आती है। ये भी क्या है, नेचुरल बॉडी है, या इसको हम बोलते हैं क्या, नेचुरल हैबिटेट है। ये नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट, प्लांट के लिए एक ये प्राकृतिक आवास है। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ सोइल इन रिलेशन टू प्लांट। क्या करते हैं, इन रिलेशन टू प्लांट, प्लांट के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन, फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन लेना, फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन लेना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका, इडेफोलॉजी का। फादर मैं बता ही चुका हूँ, इसका डाकूचेप होता है। क्लियर है? ये दो ब्रांचेस होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये ओरिजिन और इनकी स्टडी करना पेडोलॉजी कहलाता है, और प्लांट के रिस्पेक्ट में स्टडी करते तो इडेफोलॉजी कहलाता है, ठीक है? और कुछ बेसिक बातें यहाँ पर कर लेते हैं। हम पढ़ते हैं सोइल का फुल फॉर्म, है ना, SOIL हम पढ़ते हैं। सोइल क्या होता है, सोइल मतलब सोल होता है, आत्मा, है ना? ऑफ का मतलब ऑफ हो जाता है, इन का मतलब इनफाइनाइट, ठीक है? और एन का एल का मतलब होता है लाइफ। सोइल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ बोला जाता है। लेकिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि सोइल हमें क्या प्रोवाइड करती है, सोइल जो है वो प्रोवाइड करती है क्या, न्यूट्रेंट। क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रेंट। और क्या प्रोवाइड करती है, वाटर। और क्या प्रोवाइड करती है, एयर। किसको, प्लांट के लिए भी, हमारे लिए। और ये हमें क्या देती है, सपोर्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर जीवन को, है ना? अर्थ पर क्या है, जीवन ही है। तो अर्थ जो है, सोइल जो है हमें क्या देती है, सपोर्ट या मदद या सपोर्ट देती है लाइफ, लाइफ के लिए, या जो हम जी पा रहे हैं, पेड़ पौधे सब कुछ है, तो इनको सपोर्ट कौन दे रहा है, सोइल दे रही है। तो ये हमें चीज़ें देती है, इसलिए हमको सोइल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ कहते हैं। हम आत्मा कहते हैं किसको, अनंत जीवन की आत्मा। सोइल को क्या कहते हैं, अनंत जीवन की आत्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनंत जीवन है, क्योंकि न्यूट्रिएंट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, एयर मिल रहा है, और जीने के लिए जगह मिल रही है। तो यही सारी चीज़ें तो चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं सोइल से रिलेटेड। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल कब हुआ था, 2015। थीम क्या थी इसकी थीम क्या थी, 15 है ना, 2015। तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी हेल्दी सोइल फॉर हेल्दी लाइफ, हेल्दी सोइल फॉर हेल्दी लाइफ, अच्छे जीवन के लिए अच्छी सोइल हमें चाहिए। दूसरा, डेज की बात करें, वर्ल्ड सोइल डे,
ये कब मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को मनाते हैं। क्लियर है मेरा बच्चा? और क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्टिलाइजर न्यूज़। ये फर्टिलाइजर न्यूज़ मैगजीन निकलती है कहाँ से? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो ये पूछा गया था AFO के अंदर कि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FIA कहाँ से निकलती है, या फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो पब्लिक जनरल है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड जनरल है, निम्न में से कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन था फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। क्लियर है? जो फैक्ट होगा, अभी मैंने कुछ फैक्ट की बात की है, तो आज तो पहली क्लास थी, मुझे इतना टाइम नहीं मिला, पर मैं जब भी अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, अल्टरनेट डेट पे क्लासेस होगी, उसमें हम क्या करेंगे, कुछ फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। 10 फैक्ट्स के आसपास डेली डिस्कस करेंगे। अगर हमारी मान लो सोइल साइंस की 20 लेक्चर होते हैं, 20 अगर 20 लेक्चर्स होते हैं तो लगभग 200 फैक्ट, वन लाइनर फैक्ट भी आपको साथ में मिलते जाएंगे। ठीक है? तो जैसे जैसे पूरा लेक्चर हमने ले लिया, लेक्चर लेने के बाद मैं आपको 10 फैक्ट नोट करवाऊंगा, और वो भी फैक्ट में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, जिससे आपका क्या होगा, अगर 20 दिन की क्लास होगी, अगर 20 लेक्चर होते हैं सोइल साइंस के, तो लगभग 200 आपको वन लाइनर फैक्ट भी मिल जाएंगे। क्लियर है? तो बच्चों कमेंट्स में मुझे बस इतना बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपके काम का है या नहीं है, चीज़ें मैंने कैसी पढ़ाई, आपको मज़ा आया कि नहीं पढ़ने में, और कैसा लगा लेक्चर, बस इतनी सी जानना है मुझे, ताकि मेरे अंदर और मोटिवेशन आए, कॉन्फिडेंस आए, और अच्छे से आपकी तैयारी करवाऊँ। क्लियर है? शुरुआत है, धीरे धीरे सारी चीज़ सब कुछ पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्टरनेट डेज पे क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।